Right, let's go straight across to Uttar Pradesh. We have our dear friend Manoj Yadav Saab at the moment with us, chief spokesperson of the Samajwadi Party, and a very, very happy Manoj Yadav. Manoj Yadav Saab, namaskar. नमस्कार। आप दोनों लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जबरदस्त, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या जबरदस्त रहा। और सामने वालों का जो हाल बेहाल हुआ है, देखिए साहब, वी आर न्यूट्रल, लेट्स बी वेरी क्लियर। आपसे भी बात करते हैं, आपको भी पूरा टाइम देते हैं, बीजेपी को भी पूरा टाइम देते हैं। इस चैनल में कोई बीच में किसी को रोकता नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है, कुछ नहीं करता। क्या भैया, लोगों को मौका मिलना चाहिए हर एक की बात सुनने का, और हर एक की बात तभी कोई सुन सकता है अगर उसको सुनने और उसको अपनी बात सुनाने का मौका दिया जाए। तो वी डोंट इंटरप्ट पीपल। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, सामने जो भौखलाहट है वो एक चीज से सामने आती है, बहुत डिस्टर्बिंग चीज है। ये मैंने पहली बार देखा है आज तक। मुझे सर जर्नलिज्म में इतने साल हो गए, 1981 से मैं हूं एज ए जर्नलिस्ट, 1981 से आज तक मैंने ये नहीं देखा कि आप अपने वोटर्स को गालियां दे रहे हो। अरे अयोध्या के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अयोध्या के लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को जिताकर लोकसभा में भेज दिया, अब आप उनको गद्दार कह रहे हैं, उनको जयचंद कह रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि इसलिए 1000 साल तक मुगलों ने यहाँ पे रूल किया। 1000 साल तक तो मुगलों ने भी रूल नहीं किया। मे बी दे शुड गेट देयर हिस्ट्री राइट, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये क्या हो गया बीजेपी को सर? व्हाट हैज हैपेंड? यादव साहब प्लीज। जी बिल्कुल। अयोध्या के आरके जी, अयोध्या के परिणाम से बीजेपी एक्सपोज हो गई। बीजेपी का जो चरित्र है, जो बीजेपी की असल पहचान है, वो जनता ने देखी। जनता को क्यों दोषी कहें या कार्यकर्ताओं को क्यों दोषी कहें? जब नरेंद्र मोदी जी भूल गए, उन्होंने कहा जय जगन्नाथ, यानी कि भगवान राम को भी वो भूल गए। उनकी मतलब मैं कहूँ बाई बर्थ से लेके और अब तक जय श्री राम ही करते आए, क्योंकि बड़ा पुराना एजेंडा है। 1949 से लगभग शुरू हुआ ये मुद्दा और अब तक चला आ रहा है। तो उतनी उम्र मोदी जी की होगी और उतना ही मेरे ख्याल से इस मुद्दे को समयकालीन रूप से देखा जाएगा। तो जो बीजेपी इस वक्त कर रही है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अपने मूल चरित्र को जनता के सामने रखे। लेकिन मैं इससे भी आगे की बात बताऊंगा। देखिए, अयोध्या विधानसभा बीजेपी 4000 वोटों से जीती है। तो आपने मंदिर कहाँ बनवाया? अयोध्या विधानसभा जो सदर है। आपने मंदिर बनवाया, आपने डेवलपमेंट किया, वो सारा काम आपने अयोध्या में किया। तो अयोध्या के लोगों ने आपको जिता दिया, अयोध्या विधानसभा ने आपको जिता दिया। लेकिन 4 विधानसभाएं लोकसभा का चुनाव उसमें और भी आती हैं, वहां पे आप हार गए। उसमें एक विधानसभा मेरे जनपद की है, बाराबंकी की, दरियाबाद। वहां तो आपने कोई डेवलपमेंट किया नहीं। मिल्कीपुर में कोई डेवलपमेंट किया नहीं, और बीकापुर में कोई डेवलपमेंट किया नहीं, रुदौली में कोई डेवलपमेंट किया नहीं। तो निश्चित तौर पे जब बीजेपी इसके बहुत ही तह तक जाके इस देखने का प्रयास करेगी तो स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा कि जनता ने भी डेवलपमेंट के हिसाब से ही वोट दिया। जहां आपका काम ठीक था वहां जनता ने आपको वोट दे दिया। जहां आप सिर्फ 5 किलो राशन और शौचालय के दम पे वोट मांग रहे थे, वहां जनता ने आपको वोट नहीं दिया, वहां पे अपने दूसरे प्रत्याशी को वोट दिया। और एक बड़ी बात कही जा रही है इसके अलावा भी कि जाति पे वोट पड़ गया। तो मैं आज उन लोगों के गाल पे एक जोरदार तमाचा देना चाहता हूं अपने मुखमंडल से, अपने मुख के द्वारा, कि आप ये बताइए, क्या बीजेपी को जो अयोध्या में जो वोट मिला वो जाति के आधार पे नहीं मिला क्या? या उनकी जाति जहां ज्यादा थी उनको मिला नहीं मिला? तो ये जो विपक्ष के ऊपर ये ठीकरा डाला जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जी एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी कैटेगरीज ने उनको ज्यादा वोट कर दिया, तो इसमें कौन सा संविधान के विपरीत कोई काम हो गया भाई? ये तो जनता है, जनता जिसको अपनी बात रखे कि वो जीत के जाएगा सदन। बिल्कुल 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 सही। और जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं खुद ओबीसी हूँ, वो क्या है? वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। अब कौन से वाले ओबीसी है मुझे मालूम नहीं है। नहीं, हाँ, आप नहीं जानते, लेकिन मैं आरके जी बता सकता हूँ। वो कन्वर्टेड ओबीसी है, नकली ओबीसी, बने हुए ओबीसी। क्योंकि वो बाई बर्थ, वो जो आजकल उन्होंने बताया है कि मुझे लगता था मैं अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब मुझको धीरे धीरे लगने लगा है कि नहीं नहीं, मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ हूँ, मेरा तो अवतार हुआ है। वो नवा अवतार या 8वां अवतार कहा जा सकता है विष्णु का। तो वो जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो नेता अपने आप को भगवान बताने लगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि
अब उसके कार्यकर्ता क्या नहीं कहेंगे? भगवान राम को कहो गाली दे दे, और अयोध्या वासियों को गाली दे ही रहे हैं, जिसको पाएंगे उसको गाली दे देंगे। सारा जी बुद्धि विवेक मेरे ख्याल से नेतृत्व के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने, और जो भी बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं, उन लोगों ने इस देश के, इस प्रदेश की जनता का बुद्धि विवेक पे एक पहरा लगा दिया है। जैसा आईटी सेल कहेगा लोग वैसा ही बोलते हैं जी। तो मनोज यादव जी, मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कैंपेन के दौरान। आज तक किसी प्रधानमंत्री को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा नहीं है। यहाँ पर मोदी जी कह सकते हैं कि आज तक कभी देखा तुमने? बार बार बोलते हैं ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच ए थिंग इज हैपेंड। तो सर, यूपी में आपकी 37 सीटें आई, 6 सीटें कांग्रेस की आई, 43 सीटें, बाप रे बाप, मतलब सामने तो हड़बड़ी मच गई। तो सर, यूपी में क्या मंगलसूत्र और भैंस सुरक्षित है कि नहीं, जरा बताएं सर। निश्चित तौर क्योंकि पर ये बड़ा आपके मुद्दा था। जीतने के बाद तो मंगलसूत्र चोरी होने वाले थे या छिनने वाले थे। देखिए आरके जी, देश के प्रधानमंत्री के मुख से ये बातें कि मंगलसूत्र हो जाएगा, 2 भैंस है तो एक भैंस खोल के ले जाएगा, आपकी पत्नी का मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, ये बातें किसी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री की मेंटालिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में जो मुद्दे राइज करने चाहिए थे, जो बीजेपी की तरफ से एक बेहतरीन मुद्दे राइज करती है और हमेशा विपक्ष को घेरने का काम करती है, वो प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए। हो सकता है उसमें उम्र का दोष हो, या मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन बनने के बाद चूंकि प्रधानमंत्री जी को ये लगातार महसूस हो रहा था कि विपक्ष के दल एक साथ नहीं आ पाएंगे, और एकजुटता नहीं रहेगी तो वोटों के बिखराव की वजह से बीजेपी आसानी से चुनाव जीत लेगी। मेरे ख्याल से जिस दिन इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा, उसकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ मानसिक तौर पे नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जो एक स्ट्रेटजी बनाती वो बना नहीं पाई। फिर भी उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में वो हारे, देश में भी तमाम जगह पे हारे। एक चीज की मैं कमी जरूर मुझे खलती कि कांग्रेस को जो डिलीवरी करनी चाहिए थी वो डिलीवर नहीं कर पाए। तमाम सारे उनके उन राज्यों में जहाँ पे उनकी सरकारें थी, वो एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी समाजवादी पार्टी को 11 सीटें हरा दी गई जबरदस्ती। ये एक बड़ी खबर है, और पूरे देश का जो डेटा निकल के आया है वो लगभग 50 से ज़्यादा सीटों को, जो 2 से ढाई बजे, जब आपको याद होगा कि स्टेबल हो गया, जी एक ही जगह पे आके ना तो आगे बढ़ रहा था ना पीछे हो रहा था, हमारी भी सीटें 1-2 आगे पीछे, उनकी भी, तो वहाँ पे काउंटिंग को स्लो किया गया, रोका गया। और इसके बाद उन्होंने, जहाँ हमारी बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट थी, उस क्लोज कॉन्टेस्ट को बीजेपी ने अपने पक्ष में किया। मेरे पास पुख्ता इस तरह के सबूत हैं, बातें हैं लोगों ने जो बताई। जैसे फूलपुर की मैं घटना आपको बता दूं, फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य जी गए और उन्होंने जबरदस्ती सर्टिफिकेट बीजेपी के पक्ष में बना दिया। बांसगांव की सीट है इसी तरह, फर्रुखाबाद जो हाईलाइटेड, वहां लाइट काट दी गई, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी जी चला दी गई। इस तरह कम से कम 11 सीटें टोटल उत्तर प्रदेश। मेरठ में भी कमोबेशी बीजेपी हार चुकी थी, लेकिन मेरठ में भी यही 2 ढाई 3 बजे रोक दिया गया। इसके बाद फिर तो ये टोटल जो 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने डीएम के थ्रू जीती हैं, डीएम के थ्रू, और दबाव बना के जो ली है, वो बात बिल्कुल तो कांग्रेस तो कह रहे कि 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अमित शाह जी ने इलेक्शन से एक रिजल्ट से पहले एक दिन फोन किया था, 1 डे बिफोर दी रिजल्ट्स। वो सही है? आपका कहना है कि 50 सीट में इन्फ्लुएंस हुआ है, 50 सीट्स। प्रदीप जी बिल्कुल 100% सही है। अगर हमारे नेता ने, बलिया के नेता ने, अब तो सांसद महोदय जी हैं सनातन पांडे जी, उन्होंने कहा था, ये बड़ी चैलेंजिंग बात थी, और मैंने भी कई बार कहा और हमारी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, डीएम से सनातन पांडे जी ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो या तो मेरी लाश निकलेगी या तो आपकी लाश निकलेगी काउंटिंग स्तर से। मतलब हम लोगों को मालूम है, पिछली बार सनातन पांडे जी जीत गए थे, उनका सर्टिफिकेट के लिए डीएम ने फोन किया 19 में, कहा आपके सर्टिफिकेट में कुछ साहब गड़बड़ी हो गई है, और सनातन पांडे जी को बुलाया और सनातन पांडे जी का सर्टिफिकेट लेके फाड़ के फेंक दिया, और जीत वीरेंद्र सिंह मस्त को उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये सब हुआ है उत्तर प्रदेश। मछली शहर में यही घटना हुई थी। इस तरह 19 में भी कम से कम 10-15 सीटों पे इसी तरह भी गेम किया गया था बीजेपी के द्वारा। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन वेबसाइट वाज नॉट अपडेटिंग फॉर अबाउट 2.5 आवर्स। 2-2.5 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन की जो खुद की वेबसाइट होती है वो अपडेट नहीं कर रही। जी एग्जैक्टली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आज। जी
इस पे क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही? क्या इस देश के तमाम संस्थाओं ने कोई बात कही कि 2.5 घंटे कौन सा जाम हो गया भाई? जी। इंटरनेट खत्म हो गया था, बिजली पूरे देश में चली गई थी, दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई। तो ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री, मैंने आपसे एक बात कही थी, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक पंडित नहीं हूं, बस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हम लोग काउंटिंग कर रहे थे वो ये थी कि बीजेपी 150 से 170 के बीच में ही रह जाएगी। आप अगर इन 50 से ज्यादा सीटों को घटा दीजिए, 50, 55, 60 सीटें, तो बीजेपी कहां आके रुकती है? बीजेपी ना तो बहुमत पाई है, ना बीजेपी का एनडीए बहुमत पाया है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जुल्म से, जाति से, और चुनाव आयोग के लिए तो स्पेशल है, चुनाव आयोग ने जो किया है आरके जी ना, उनकी पीढ़ियां इनको नहीं माफ करेंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, जब देश करा रहा हो, जब देश में नौजवान बिल्कुल परेशान हो, अगर उसको उसकी जब हाय लगेगी ना, तो कोई हो, कितना भी बड़ा चुनाव आयुक्त तो कोई भी हो, उस सबको श्राप लगेगा। ये मैं दिल से दुआ देता हूं। गोरखपुर में योगी जी, मोहन भागवत जी मिलना, मोहन भागवत जी आपका मुद्दा जो मणिपुर वाले इश्यू को उठाना, एरोगेंस के बारे में कहना, अहंकार ने सीट ले लिया आगे, और उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स छोड़कर सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी गारंटी, तो वो सब बात मोहन भागवत जी ने कहा जो आप लोग कहते थे। अब आप लोग ये भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का कुछ होगा, तो क्या मीटिंग से हुआ कुछ? बिकॉज आपका खबर एकदम फर्स्ट क्लास होता है वहां पर। मोहन भागवत जी, योगी जी। नहीं देखिए, मोहन भागवत जी और योगी जी के मिलने का सिर्फ एक मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की सीट को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पे गुजरात लॉबी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। लेकिन चूंकि आरएसएस से और योगी आदित्यनाथ जी के संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे भी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ऐसी बात आएगी कि उनको हटाने वाली बात होगी। लेकिन अगर हटाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी को और तगड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो नेचर है वो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के नेता हैं। वो आरएसएस और बीजेपी की तरह जो बिल्कुल कूप मंडूप बने रहते नेता, जिनके मुख से इंद्रेश कुमार की तरह सुबह तो निकलता है कुछ, शाम तक वो रिवर्स हो जाता है, उस पैटर्न के वो लीडर्स नहीं हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ सर अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? लोकेशन क्या है सर आपकी? अभी कहाँ हैं आप? मतलब मेरी लोकेशन लखनऊ है। आप लखनऊ में घर पे हैं? तो सर ये बताएं, जो अभी प्रदीप जी ने सवाल पूछा, पहले मोहन भागवत जी, उसके बाद रतन शारदा जी, बहुत बड़ा लेख लिख दिया उन्होंने फ्रंट पेज पे ऑर्गेनाइजर के, उसके बाद इंद्रेश कुमार जी, ये क्या आरएसएस की तरफ से कोई संदेश जा रहा था कि भैया या सीधे हो जाओ या क्या हो जाओ? क्या क्या था ये? मतलब आपको समझ में आया कुछ? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं अभी इस वक्त थे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस का होल्ड रहता है पार्टी पे, वो होल्ड नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस होल्ड को ख़त्म किया है, ये बात जग जाहिर है। टिकट वितरण में बहुत कम चल पाई आरएसएस के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस वजह से इसके पीछे एक बिल्कुल छोटी सी लाइन है, और उसको आप कहानी भी कह सकते हैं, एक बेहतरीन लाइन भी कह सकते हैं कि अगर जो 51 टिकट एक साथ पहली लिस्ट में बीजेपी ने जारी किए थे, तो जाहिर सी बात है वो गुड फेथ वाले थे, योगी मोदी और अमित शाह के गुड फेथ वाले लोग थे, इसलिए 51 के 51 टिकट दे दिए गए। उसमें अगर टिकटों का बदलाव होता तो उसमें आरएसएस की भी भूमिका बनती, उसमें योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका बनती। उस भूमिका को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया कि ना आरएसएस की भूमिका रह जाए और ना ही योगी आदित्यनाथ की भूमिका इसमें आ पाए। तो वो जो 51 टिकट दिए गए उसी में से सबसे ज़्यादा सीटें हारी भी है बीजेपी ने, तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो उन बीच अन्य राज्यों में भी कमोबेशी हो सकता है, ऐसी स्थिति रही हो, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मनमुटाव है। और आरएसएस कितने हद तक इसको लेके जाता है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी पे कोई कार्रवाई शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि बड़े लचीले लोग होते, बहुत जल्दी मान जाते हैं, आपस में भी कोई बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं, हो सकता है अपनी अपनी पावर दिखाने की मेरे ख्याल से कवायद चल रही हो जी। और आरएसएस भी ये बात लगातार कह रहा है, जैसा मैं सुन रहा हूँ कि आरएसएस का ये कहना है कि अगर आरएसएस
नाराज ना होता, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने बात कही, तो हम सीटें जीत जाते और बहुमत की सरकार होती। जी तो दुरुस्त। निश्चित तौर पे अपनी अपनी पावर के दिखाने की बात की जा रही है। तो सर ये यूपी में आदरणीय सम्मानीय डीजी साहब के सिग्नेचर के तहत एक वो प्लान निकला था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का, अग्निवीर इन 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 यूपी पुलिस। अखिलेश यादव जी ने इसको एक्सपोज किया। मनोज यादव जी 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 जी। बिल्कुल और अभी वो बात डिनाई कर रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं वो तो इंटरनल पेपर था। यार इंटरनल पेपर था, सिग्नेचर है साहब उसको, मतलब इंटरनल पेपर। ये सर बड़ी ये क्या है दुरुस्त बात बताएं जरा है। प्लीज। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसको चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में ये एडॉक पे रखना चाहते हैं, टेम्परेरी जॉब देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे वही चीज़ जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव में कही थी, वो बात को स्पष्ट हो गई और सामने आ गई, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन सा अधिकारी क्या डिसीजन लेने जा रहा है, कौन सी सरकार कौन सा फैसला लेने जाती है, उनके भी तमाम सारे गुणपेत वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि टाइपिंग करने के लिए, ये खबर टाइप करने के लिए कोई गुजरात में तो टाइप होगी नहीं, होगी तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही टाइप होगी ना। तो जाहिर सी बात कुछ इनपुट्स जरूर रहे होंगे, इस वजह से उसको बैकफुट पे जाना पड़ा। और निश्चित तौर पे 60 लाख बच्चों ने जो परीक्षा पुलिस की दी थी, और वो भी सिपाहियों की, आज उस पे आप मेरे कहने से, समाजवादी पार्टी के कहने से आप पुष्टि कर सकते हैं कि वो पर्चा लीक करवाया था योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। क्योंकि अगर उनको वो पर्चा लीक नहीं कराना होता, वो भर्ती पूरी करनी होती, तो वो टेम्परेरी बेस का वो लेटर, वो आदेश ना सामने आता। सबसे पहले ये आता कि वो जो सिपाहियों की भर्ती थी, वो भर्ती पूरी होती, उसकी डेट आती। तो स्पष्ट हो गया, यही बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार की मिलीभगत से सरकार ही नहीं चाहती है, सिर्फ चुनाव के लिए बच्चों को लॉलीपॉप देने के लिए भर्तियां निकाल दी, फिर उसको पेपर लीक का बहाना बना के जनता को ठगने का प्रयास किया। लेकिन जनता होशियार थी और जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। जो 11-12 सीटें हमारी हारी हैं उत्तर प्रदेश में, इसका भी बदला समाजवादी पार्टी बीजेपी से। मनोज यादव जी, वो नीट वाले एग्जाम में यूपी में करीबन जो एक कॉपी वाले करने वाले गैंग जो है, जो नीट पेपर्स लीक करके वो गैंग, आप यूपी में शायद 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, पुलिस ने वहां पर छापा मारे, कुछ लोगों को पकड़े हैं। और ये नीट का स्कैम तो बिहार, यूपी, गुजरात, सब जगह एक के बाद एक। तो वही हो गया जो पेपर लीक के बारे में अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे थे कि पेपर लीक्स डिस्ट्रॉइंग द लाइव्स ऑफ द यूथ ऑफ टुडे। तो क्या इसमें कुछ सुधार नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ? देखिए प्रदीप जी, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे। बीजेपी को आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी उपाधि दे सकते हैं, कुछ भी सकारात्मक बात कह सकते हैं, कुछ भी नकारात्मक बात कही जा सकती है बीजेपी आरएसएस को लेकर। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल पूरब में सूरज के उगने की तरह और पश्चिम में सूरज के बैठने की तरह बिल्कुल सत्य है। बीजेपी आरएसएस इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल उसी तरह सत्य है जैसे सूरज का उगना पूरब से सत्य है। क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा, अपने तमाम सारे ऐसे प्रोपेगेंडास नहीं चला पाएगी अगर देश की अधिकांश आबादी पढ़ी लिखी होगी। जो बीजेपी नई शिक्षा प्रणाली लेके आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नई शिक्षा की व्यवस्था, नई नीति ला रहे हैं। आप ये सोचिए कि अभी शिक्षा की नीति नई आई भी नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ढंग से नहीं हुआ। उससे पहले पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, चाहे वो नीट की हो, चाहे इससे पहले पुलिस की भर्ती हो, या पूरे देश में कोई भी भर्ती हो, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अगर आईएएस की परीक्षा में कुछ नहीं बर्बाद हुआ तो आपको पता ही है लेटरल एंट्री किस तरह तरीके से हुई और कितने सारे आईएएस मोदी जी ने बना दिए। ये बात भी आप लोगों को सबको मालूम है। तो निश्चित तौर पे तो सर ये पेपर्स जो लीक हुए थे, पेपर्स जो लीक हुए थे, ये कितनी बार लीक हुए सर? ये पुलिस की भर्ती के लिए 6 बार के 12 बार, कितनी बार हुए थे? आई एम कंफ्यूज्ड। 6 बार लीक हुए ना ये पेपर्स, जहां तक मेरा ख्याल है। जी नहीं, उत्तर प्रदेश में टोटल अब तक जो पेपर्स लीक हुए हैं लगभग 17 या 18 पेपर लीक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश। 18 पेपर लीक हो चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश में। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में
कोई, और इसमें से वो भी पेपर्स, वो भी भर्तियां हैं जो भर्तियां हो भी गई, जो भर्तियां इस सरकार ने कर भी दी। परीक्षा लीक हो गई, कोई बात नहीं, सारी बातें, खबरें, हर चीज आ गया, उसके बावजूद भी उस परीक्षा को इस सरकार ने पूर्ण करा दिया, जिसमें सबसे बड़ा एक घपला किया गया, आरक्षण को मिनिमाइज किया गया। जैसे हम आप ये तय कर ले कि 27% आरक्षण बैकवर्ड का है, 22%, 22.5% SC का है, तो उन सारे आरक्षण की संख्याओं को कम करके, उनके उनके पोस्टों को कम करके भर्तियां की गई, और एक बड़े वर्ग को 10%, चाहे EWS का हो रहा हो या जो जनरल क्लास के लोगों की भर्तियों के लिए जो पोस्ट निकाली गई, उनको भर दिया गया। इसी का गुस्सा था, यही सारी चीजें थी जो उत्तर प्रदेश की जनता लगातार, आप कल्पना कर सकते हैं 17-18 पेपर लीक होने के बाद किसी प्रदेश के नौजवानों के क्या हालात हो। कोई माँ बाप इतना पैसा, मैंने आपसे कहा था कि मैं जब चुनाव के दौरान कि मुझसे ऐसे फादर मिले, ऐसे बैंक कर्मी, ऐसे मैनेजर्स मिले जिन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई में 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, कोई कह रहा 18 लाख रुपए खर्च कर दिए, और मेरे बेटे को अब तक कोई एक बेहतरीन जॉब नहीं मिल रहा। तो जिस प्रदेश में 18 पर्चे लीक हुए होंगे, निश्चित तौर पे उस प्रदेश में नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, और अभी भी देश मेरे ख्याल से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पे बहुत जल्द इस देश को, भारत माता को, हमारे देश के संविधान को और लोकतांत्रिक ढांचे को इंडिया गठबंधन बचाएगा, और हम इसको मनोज यादव जी, आज अखिलेश यादव जी ने एक पोस्ट किया, कानपुर के मेयर जिस प्रकार से गुस्सा दिखा रहा है कि, और वो कागजी कार्रवाई, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यही स्मार्ट सिटीज के कागजी कार्रवाई हो रहा है, कई कोई स्मार्ट सिटीज नहीं हो रहा है। ये पूरे यूपी में जितने मेयर्स है, सब जितने बीजेपी रूल्ड मेयर्स है, सब यही कांड हो रहा है, स्मार्ट सिटीज सिर्फ कागज पे है। उस पर जरा आप रोशनी डालेंगे, क्या व्हाट ही मेंट बाय दैट? देखिए, जो कानपुर की बात आई सामने, वो स्पष्ट रूप से वहाँ की मेयर हैं, प्रमिला पांडे या कुछ उनका नाम है शायद, मेरे ख्याल से, उन्होंने फाइल पे की और कहा कि आपने जो सफाई के आंकड़े, नालों की सफाई के दिए हैं, तो वो गलत हैं। और मैं भी अपना आंकड़ा दे रहा हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय है वो लखनऊ के कैसर बाग में स्थित है। मैं आपके चैनल पे उदाहरण के साथ दे रहा हूँ, वहाँ पे नाला बहता है, और नाले की सफाई ना होने की वजह से हमारे कार्यालय में जो प्रांगण है वहाँ पे पानी भर जाता है बारिश में, और लगभग 1-1 फीट तक पानी आ जाता है, कार्यालय के अंदर भी पानी आ जाता है उसकी। काफ़ी पहले शिकायत की गई, काफ़ी पहले इस तमाम सारी बातें कही गई प्रशासन से, अभी तक ना तो नाले की सफाई की गई है। पता नहीं इंतजार किया जा रहा होगा कि बारिश आएगी तो नाले अपने आप साफ हो जाएंगे, और मेयर साहब और जितने भी आयुक्त हैं वो उसका पैसा हजम कर जाएंगे। ओवरऑल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में यही हो रहा है आरके जी, पूरे प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, हमें अगर डबल इंजन की सरकार मिल जाए, हमें समाजवादी पार्टी को अगर डबल इंजन की सरकार मिल जाए, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि 25 साल सरकार हमारी नहीं जाएगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक ही मोटिव है, डेवलपमेंट करना। और आप जब लखनऊ आइएगा, अगर नहीं आए हैं इन 1 दशक में, या अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री टेनेवर में पूरे, उसके बाद अगर नहीं आए हैं, तो एक बार आइएगा और लखनऊ को देखिएगा कि लखनऊ को समाजवादी पार्टी बजाज साहब तो आना जाना था लखनऊ में जब सहारा इंचार्ज थे पूरे। हाँ जी, हाँ जी, अभी लखनऊ को जितना खूबसूरत बनाया है वो समाजवादी पार्टी ने। बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। वो हमारी प्रतिद्वंदी के रूप में रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन गठबंधन भी हमारा रहा। उन्होंने भी अपने 5 साल के टेनओवर में, उससे पहले भी उनकी सरकारें ने, उन्होंने पूरे लखनऊ को सजाने का, संवारने का, तमाम सारी चीज़ों को बेहतर करने का। और मैं एक और बड़ी बात बता दूं, मुझे याद आ रहा है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी UPA 2, तो लखनऊ में बहुत सारा एरिया ऐसा था जहाँ पे सीवर लाइंस नहीं पड़ी थी, और जिनको हम अवैध कॉलोनियाँ कहते हैं या पुराने कस्बे कहते हैं, जो शहर में आके अटैच हो गए। बहुत बड़े तादाद में UPA 2 की सरकार में लखनऊ में सीवर लाइन्स पड़ी, कई 100 किलोमीटर उसको मैं कह सकता हूँ कि जितने में नहीं थी उतने में डलवाई गई। तब से आज तक मुझे कहीं कोई सीवर लाइन या ऐसी व्यवस्था लखनऊ में नहीं देखने को मिल रही। तो जो सरकार डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन की है, उसमें तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी का है, तो वो भी ग्रामीण क्षेत्र उसमें अटैच होता है।
बहुत सारे सुविधाएं, लेकिन सरकार काम नहीं करना चाहती आरके जी। सिर्फ और सिर्फ समय काट रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और प्रदेश और की यहाँ पर जनता एक को चीज़ है मनोज यादव जी, जो आपने कहा है बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने सुधारीकरण किया लखनऊ का, देखने लायक है और बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा, बहुत सालों से कह रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ को लेकर के जान करके जब भी कोई डिस्कशन होता है कहीं पर भी, समाजवादी पार्टी को अटैक किया जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च दिए, देखो ब्यूटिफिकेशन पे खर्च दिए, वो मैजिक फाउंटेन्स लगा दिए, वहाँ पे सिंगिंग फाउंटेन्स लगा दिए, काय के लिए लगा दिए। अरे यार, मतलब मेरा ये कहना है सर, भारतीय जनता पार्टी को शायद अब रियलाइजेशन होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर हमला करने के बजाय अगर वो अपने बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक अगर बात ना करें, क्योंकि अब तो जहाँ तक मेरा ख्याल है पंडित नेहरू ने रिजाइन कर दिया होगा, अभी मोदी 3.0 है सर, अभी तो पंडित जी ने रिजाइन कर दिया होगा ना सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब वो शायद इंदिरा जी पे आएंगे, उसके बाद फिर राजीव गांधी पे आएंगे। लेकिन अपने बारे में क्यों नहीं बात करते सर, ये बताएं मनोज यादव जी। ये सारे लोग जो हैं, ऐसा नहीं है आफ्टर ऑल उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ ना कि हमने ये किया ये किया ये किया ये किया, उस विषय के बारे में क्यों नहीं बात करते मनोज यादव साहब? बीजेपी आरके जी एक बड़ा काम करती है, इमेज को डैमेज करती है और इमेज डैमेज करके अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करती है, उनके अपने लीडर्स को, अपने चूंकि वास्तविकता ये है कि इस देश में जो ये राइट विंग है, राइट विंग से मैं बीजेपी को उसमें मानता हूँ। बीजेपी जो है, बीजेपी का कोई लीडर इतना बड़े दिल का लीडर नहीं है, इतना गहरी सोच और आज चिंतन मंथन करने का लीडर नहीं है, जो तमाम सारी समाजवादी विचारधाराएं हैं, जो कांग्रेस है, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उन नेताओं के सामने इनकी किसी भी लीडर की कोई हैसियत। अटल जी उसमें एक उदाहरण थे कि वो सबकी बात करते थे, किसी से नफरत की बात नहीं करते थे, लेकिन उनका भी चेहरा कमोबेशी तब उजागर हुआ जब उन्होंने पिछड़ों के नेताओं के खिलाफ या तमाम सारे लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें करी। जब वो एक्सपोज हुए, उन्होंने, मुझे याद है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को जब तोड़वाया तो उन्होंने एक नारा दिया था कि मैंने कांटा से कांटा निकाल के फेंक दिया। तो ये बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो बीजेपी के लीडर्स को एक्सपोज करता है। मैं इतना जानता हूं कि इमेज डैमेज करके किसी भी नेता को आप बहुत दिन तक दबा नहीं सकते। हमारे नेता के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि वो परिवारवाद की बेट हैं या देन है, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। क्या मुलायम सिंह यादव जी के बेटे होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता उनको चुनाव जिता देगी? क्या नहीं जिताएगी? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, जब उस लीडर की अपनी काबिलियत होगी, उस लीडर के अपने तमाम सारे वर्क्स होंगे, उसके विजन होंगे, उसकी जो उसके भाषण होंगे, उनमें दम होगा, तो जनता उस नेता की बात सुनेगी। तब वो नेता कहीं आके सत्ता में बैठेगा या सत्ता की प्राप्ति करेगा और जनता के लिए काम करेगा। तो ये बात कह के बीजेपी जो नेताओं को डैमेज करती है, हमारे नेता को कह दिया कि ये टोटी चोर है। आप कल्पना कर सकते हो कि एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर कहा जाए? अरे आपको लगाना था तो कोई बड़ी बात कहते, कोई आरोप लगाना था तो कोई बड़ा आप उदाहरण लेके आते। आपने कहा उन्होंने टोटी चोरी कर दी। कल्पना, इसको कहते इमेज डैमेज करना। राहुल गांधी को इतने मैं खुद बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं समाजवादी हूँ, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनके परिवार ने इस देश के बड़े बलिदान दिए इस देश की खातिर, चाहे उनके फादर हों, चाहे उनकी दादी हो, चाहे मैं नेहरू जी को भी मानता हूँ कि उनको जो आघात लगा 1962 के चीन के युद्ध के हारने के बाद, उन्हें जो आघात लगा, जो दुख पहुंचा, या जो उनका एक बड़ा लंबा टेन्योर रहा जेल में बिताने का आज़ादी की लड़ाई में, तो वो एक शहीदों का परिवार और उनके घर के बच्चे को पप्पू कह दिया, उनको पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो बीजेपी आरएसएस का ये पूरा एक एजेंडा है कि वो कैसे। मनोज यादव जी, आज अखिलेश यादव जी ने एक कैंपेन चलाया जो बहुत गरीबों के फायदे में, जो सूदखोरों के खिलाफ बोले कि सुसाइड्स बहुत होने लगे, अनकंट्रोल्ड मनी लेंडर्स जिस प्रकार से हावी हो गए। अखिलेश यादव जी ने भी कहा बलिया, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, सब ऑल दीज प्लेसेस अफेक्टेड, द होल ऑफ यूपी इज अफेक्टेड। तो हाउ सीरियस इज दिस मैटर सूदखोरों का? भी उत्तर प्रदेश में ये बहुत तेजी से चल रहा है और यहाँ पे सूद पे 10-10% पे लोग पैसा उठाते हैं और
मुझे मालूम है, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो इंटरेस्ट आप भर नहीं सकते हैं 10% के हिसाब से हर महीने का। और मैं अगर एक दर्शकों को लाख बता दूं, रुपए 10% इंटरेस्ट जब जो मनोज जी बात कर रहे हैं, 10% पर मंथ, साल का नहीं, जी जी जी, 10%। हाँ हाँ, मतलब पर 100, मंथ, पर मंथ मतलब 120% पर एनम। जी 120% पर एनम। जी। तो ये इसकी घटनाएं बहुत सारी हैं लगातार। इससे पहले बलिया में एक डेथ हुई थी, उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा कि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया, मैंने इतना पैसा भर दिया, उसके बावजूद भी वो लोग मुझ पे दबाव बना रहे हैं, मेरा घर लिखने कह रहे हैं कि हमको अपना घर लिख के दो, बेघर हो जाऊं। इस सरकार ने उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सब बीजेपी के लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं, अगर कोई एक एंगल हो, मैं दिल से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं सरकार की तारीफ करने की मेरी इच्छा है, कोई एक एंगल मुझे बता दो जिस पे मैं तारीफ कर दूं सरकार की, वो कोई एंगल नहीं है। हर मुद्दे पे, हर जगह पे ये सरकार फेल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कंपैरिजन का। समाजवादी पार्टी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया आगरा टू लखनऊ, उसको आगरा एक्सप्रेसवे कहा गया, और समाजवादी पार्टी ने भूमि अधिग्रहण करके उसका पूरा एक खाका खींचा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। आप एक बार मेरे कहने से दिल्ली से जब आइए तो आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे से आइए, और मेरे ही कहने से लखनऊ से पूर्वांचल के लिए चाहे 100 किलोमीटर जाइए, चाहे 200 किलोमीटर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि जो दो एक्सप्रेसवे बनाए गए, एक अखिलेश यादव जी के द्वारा और एक योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसमें कितना अंतर है चलने में, गाड़ी चलाने में, उसकी जर्किंग में, उसकी स्पीड, उस पे गाड़ी चलाने में, उसके पूरे सड़क के जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, उसमें लाइट्स में, सब आपको अंतर पता चल जाएगा। तो एक सरकार डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में बेहतर काम नहीं कर सकती, इसलिए इस सरकार पे सवालिया निशान उठेंगे, और सरकार नाकाम है हर मुद्दे पे, इसमें दो राय नहीं है। 4 मुद्दों पे बड़ा डैमेज किया है, वो हमारा सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक, ये जो 4 सेगमेंट हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, पूरी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उन पे ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। इसके बाद अगर कहीं पास हुई होगी तो किसी मंदिर को बनाने में पास हो गई होगी, तो उसके लिए जनता ने उनको उतने नंबर उत्तर प्रदेश में दिए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जनता उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ है जो इनके बारे में कुछ कहे। तो सर, अब चलते चलते ये भी बता दें कि एक तो अग्निवीर स्कीम है, और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे उस पर खैर बात हो चुकी है जहाँ तक कि पेपर लीक का सवाल है, और तीसरा एमएसपी और अग्निवीर, इस पर अब विपक्ष कहाँ तक सफल होगा इस सरकार को वापस ट्रैक पर लाने के लिए? सर, अभी आपसे बात करने से पहले मैंने टीवी में देखा कि शायद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि अग्निवीर को 7 ईयर का करने जा रहे हैं। सर वो रिकमेंडेशन हाँ, रिकमेंडेशन है कि वो 7 ईयर की बात आ रही है। देखिए, हम एक ही जवाब दे रहे हैं, सब संतुष्टि हो जाएगी। जो इंडिया अलायंस का हमारा एजेंडा था, जो हमारा घोषणा पत्र था, उसको हम 100% लागू करेंगे। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और इसी 5 साल के टेन्योर में बहुत जल्द अपना प्रधानमंत्री बना के, चाहे वो अग्निवीर व्यवस्था, उसको खत्म करेंगे। ये जितनी भी समस्याएं इस प्रदेश के, देश के नौजवानों की, उनको खत्म करेंगे। और इस सरकार को कुछ दिनों के लिए सरकार आई है, हो सकता है अपने कागज दुरुस्त करने हो, क्योंकि अभी कागज वागज भी दुरुस्त नहीं किए थे, और उनको मालूम है बड़े घपले घोटाले हुए हैं, तो शायद अपने घपले घोटाले की फाइलें मैनेजमेंट कर रहे हो। सरकार ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ऐसा मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिला रहा हूँ। जनता ने इनको ना मैंडेट दिया है बैठने का सत्ता में, और ना ही एनडीए को मैंडेट मिला है। वो जो कुछ मिला है, जैसे मिला है, वो आपको आपके समझ। अखिलेश यादव जी को क्या हम एलओपी देख सकते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? बिकॉज पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत चर्चा चल रहा है कि शायद अखिलेश यादव जी बन सकते हैं एलओपी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कैसे देखते हो मनोज जी? मैं इस पे अभी निश्चित तौर पे, अगर पूरा इंडिया अलायंस अगर बनाता है तो बहुत खुशी की बात, चूंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपोजिशन के लीडर होते हुए सरकार को घेरने का काम किया है, और निश्चित तौर पे वो देश में भी एक बेहतर लीडर की हैसियत से काम करेंगे। लेकिन ये चूंकि इंडिया अलायंस का मुद्दा है, और
कैसे कौन क्या होगा ये इंडिया अलायंस गठबंधन के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो मिलकर तय करेंगे। लेकिन एक बात का विश्वास मैं आपके दर्शकों को और आपको दे सकता हूं कि इस बार सवाल बड़े तीखे होंगे और हमला भी बहुत जोरदार होगा मौजूदा सत्ता पे। प्रधानमंत्री जी शायद मेरे ख्याल से जितने कॉन्फिडेंस से विपक्ष का मजाक उड़ाते थे उतने ही कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ। Right, thank you so much, sir. Manoj Yadav ji, always a pleasure talking to you, always a pleasure listening to you and listening to your analysis. Really and truly wonderful, and congratulations once again. A great election, very well fought election, and a great result for you. Thank you so much, sir. Namaskar. थैंक यू। ओके, नमस्कार। Samajwadi Party really did very well, Pradeep ji. बिल्कुल। 37 seats, oh, that's amazing, really and truly. 37 seats, sir. इन्होंने कहा था कि 30 के तो ऊपर आएंगे, 30-35 के And he तो was ऊपर very आएंगे। confident. और एक एक चीज जो मनोज जी ने कहा कि most of them has turned out the truth. Absolutely. और वो स्टाइल है कि मैं एक बहुत बढ़िया बात आपको कहने जा रहा हूँ and then it really happens. But really and truly, but fantastic. But so which means clearly that perhaps the BJP in Uttar Pradesh had lost touch with the people on the ground. I think they just thought कि मोदी जी की तस्वीर दिखा दीजिए उसके बाद सारे वोट पड़ जाएंगे। हो जाता अगर कोई बालाकोट टाइप कोई चीज़ अगर दोबारा हो जाती जिसकी अपेक्षा थी प्रदीप जी, जिसकी उम्मीद में हम लोग बैठे थे कि कुछ ना कुछ तो होगा यार, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर तक वेट करते रहे, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। मतलब very frankly speaking, I got so disappointed. There at least some action कुछ somewhere action in POK but I think, or somewhere else. The BJP will never tell it. But Manoj Yadav ji आज कहा कि there was no coordination between the RSS, And the Yogi BJP. Adityanath, Durust baat. and Amit Shah Modi. There were three groups functioning out there, and Amit Shah were more dominant in seat distribution in Uttar Pradesh, and that made Yogi Adityanath and RSS take a back seat. And also the various other things. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक के जो ठाकुर राजपूत कॉम्बिनेशन जो था, Correct. उन्होंने जो जो कहा कि novice भाई थे। बहिष्कार करो बीजेपी को वोट बिल्कुल। मत दो, हर जगह पर जाकर के उन्होंने महापंचायत करी, गंगा जल के ऊपर, अग्नि के ऊपर सब लोगों से शपथ दिलवाई हर एक को कि भाई बीजेपी को वोट नहीं देना। तो ये सब चीज़ें थी। आखिरकार पुरुषोत्तम रूपाला जी को अगर वो टिकट ना देते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, बाद में भेज देते, RSS में मतलब राज्यसभा में भेज देते। लेकिन And also the arrogance with which Amit Shah protected him. क्या है? मैंने बात कर ली, Yes. मैंने बात कर ली, उन्होंने माफी मांग ली, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आवर फ्रेंड कृपा शंकर सिंह जी आल्सो लॉस्ट। देयर लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट कम आउट टू वोट। काफी ठाकुर समाज के लोग जो हैं बाहर वोट करने के लिए नहीं गए, विच इज व्हाई ही लॉस्ट जस्ट बाय अबाउट 1 लाख वोट्स, 95,000 odd votes. तो in any event, it's over now, election is over, and I hope the BJP wakes up to where they went wrong. They lost touch with the people. I think that is the most important I thing. think the Samanvay meeting between the BJP and the RSS has already been scheduled that they need to meet and sort out the differences. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हुई है, हिदायत आई है प्रधानमंत्री जी से खुद से कि कोई भी वरिष्ठ नेता जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जितनी भी प्रतिक्रिया आई है, यानी मोहन भागवत जी, रतन शारदा जी, इंद्रेश कुमार जी, उसके ऊपर कोई बोलेगा नहीं। और जितने प्रवक्ता हैं वो गोल गोल बात करेंगे, वो ये कहेंगे भाई ये वरिष्ठों का मामला है, हम उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि इन सब लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के फिर देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। In any event, they are having a meeting in Kerala. They are having a Samanvay Samiti meeting in Kerala, the BJP and the RSS. The Prime Minister is back after having met all the leaders. And as I said, my favorite moment of the entire thing was when the Prime Minister hugged the Pope, or the Pope hugged him. That was fantastic. Can we look at that again, please? जरा दिखाएं उसको. The मोदी जी Hugging the Pope. जप्फी मारते हुए पोप के ऊपर, तो मतलब पोप की जप्फी लेते हुए जबरदस्त. His Holiness Pope Francis, absolutely fantastic. That is really and truly wonderful. What a wonderful moment for the Prime Minister. सर ये तो भाई हाथ मिलाते हुए है, अरे वो जप्फी मारते हुए वो फोटो दिखाइए ना. Why aren't we showing that? We played it just now. Is there a problem? We just played it.
I think somebody either doesn't like the Pope or does not like Mr. Modi in our production team. मुझे ऐसा लगता है लोग जो हैं शायद मोदी जी से नाराज हैं या कई लोग ऐसे हैं जो पोप साहब को मानते नहीं. Can we show it please? Yes, there you go. Yes. Thank you so much. Show that again please. There it is, Modi ji with his holiness, Yes. the Holy Father himself. Absolutely fantastic. Wow, look at that. Really and truly wonderful. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. आपका चैनल है, हमेशा हम लोग आपकी बात सामने रखने की कोशिश करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं विदाउट इंटरप्शन, जहाँ तक हो सके. तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को. दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू. नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.